ईशा की शादी ईशान के साथ हुई थी। ईशान एक जॉइंट फैमिली में रहता था। उसकी मम्मी पापा के अलावा उसकी दादी और दादा भी उनके साथ उन्हीं के घर में रहा करते थे। ईशान के पापा राजेश अपने पिता का खानदानी व्यापार संभालते थे, लेकिन ईशान ने अपने लिए अलग रोजगार चुना और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लिया। शादी के बाद आजकल लड़कियां एक सास के साथ नहीं निभा पाती और भगवान ने मुझे एक के साथ एक फ्री ऑफर की तरह छप्पर फाड़ कर सास दे दी है। मेरी शादीशुदा जीवन का तो अब बस भगवान ही भला करे। शादी के बाद गृह प्रवेश के समय उसके मन में बहुत घबराहट थी, लेकिन जब वो सास सुनीता से मिली तो उसे समझ में आया कि सास तो बस नाम से ही बदनाम है। कुछ सास तो माँ जितनी ही प्यारी होती हैं। सुनीता का व्यवहार बहू ईशा के लिए बहुत ही अच्छा था। सुनीता जैसी सास पाकर ईशा के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, लेकिन जल्द ही उसकी गलतफहमी दूर हो गई जब वो अपनी दादी सास निर्मला से मिली। दादी निर्मला पुराने ख्यालों वाली और बड़े अक्खड़ स्वभाव की महिला थी। प्रणाम दादी जी, ये लीजिए, आपके लिए मेरी मम्मी ने ये साड़ी और शॉल भिजवाई है। देखिए दादी जी। अरे ठीक है, रख दे उधर। और मेरे सामने ना ज्यादा दादी दादी करके मंडराने की जरूरत नहीं है। देख ली तेरी साड़ी। अरे 70 साल की औरतें ऐसी साड़ी पहनती है क्या? कर्नाटक से मंगवा कर प्योर कॉटन सिल्क की साड़ी पहनती हूँ मैं। पता नहीं क्या कपड़ा है ये टेरिकॉट सा। टेरिकॉट नहीं है दादी जी, ऑर्गेन्जा सिल्क है, वो भी प्योर। आजकल बहुत फैशन में है। तो मैं आजकल की हूँ क्या? ले जा अपनी साड़ी। दादी की बात सुनकर दुल्हन ईशा की आंखें भर आती है। अरे बेटा, अगर माँ की बातों को मन से लगाओगी ना तो इस घर में तुम्हारा गुजारा नहीं होने वाला। छोड़ो, उनकी उम्र हो गई है बेटा। कुछ दिन बाद ईशा बहू, इधर आओ तो जरा। अभी आई दादी जी। अभी आई नहीं, मैंने कहा तुरंत आओ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस कढ़ाई को इस लोहे के स्क्रबर से मांजने की? क्या बात हो गई दादी जी? वो कढ़ाई जल गई थी तो मैंने स्टील वूल से मांजकर साफ कर दी। ठीक से साफ नहीं हुई क्या? अरे बेशरम लड़की, 60 साल पुराने बर्तन है मेरी गृहस्थी के। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस स्टील के स्क्रबर से मेरी कढ़ाई रगड़ने की? पूरी कढ़ाई पर खरोंच के निशान लगा दिए और मुझसे पूछ रही है साफ नहीं हुई क्या? आज के बाद मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाने से पहले एक बार अपनी सास से पूछ लेना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन दादी जी, बर्तनों को तो साफ करना पड़ता है ना, नहीं तो वो साफ कैसे होंगे? लगता है माँ बाप ने जरा से भी संस्कार नहीं सिखाए। अब बर्तन साफ करना भी मैं सिखाऊंगी क्या? देख सुनीता, संभाल ले अपनी बहू को, वरना बाद में मत कहना मैंने चिताया नहीं था। अब क्यों नाराज हो रही हैं मम्मी जी? बच्ची है, अभी नई शादी हुई है, और वैसे भी ना ये बर्तन बहुत पुराने हो गए हैं। 60 साल से तो चल ही रहे, आखिर कब तक चलेंगे? खबरदार, आज के बाद ऐसी बात की तो 60 सालों से अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखे हैं मैंने। कान खोल कर सुन ले बहू, मैं बहू बदल सकती हूँ लेकिन अपनी गृहस्थी का सामान नहीं बदल सकती। इतना कहकर दादी गुस्से में घूरते हुए वहां से चली जाती है। मम्मी जी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो दादी जी इतना नाराज हो गई? अगर उनकी कढ़ाई मेरे मांजने से खराब हो गई है तो हम नई कढ़ाई ले आते हैं ना। अरे बेटा, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। माँ जी की ना आदत ही है, उन्हें अपने सामानों से बहुत प्यार है। उन्हें ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि उनके सामान को कोई हाथ लगाए या तोड़फोड़ करे। तुझे क्या लगता है इतने सालों में हम घर के लिए कोई नया बर्तन नहीं खरीद सकते थे? लेकिन ये माँ की जिद है कि ना तो वो पुराना सामान बदलने देती है और ना ही नया सामान कुछ खरीदने देती है। और अगर उनके सामान से कोई छेड़छाड़ कर दे तो उसका जीना मुश्किल कर देती है। सास की बात सुनकर बेचारी ईशा अब पहले से भी ज्यादा घबरा जाती है। अब उसे हर समय यही डर लगा रहता कि कहीं उसके हाथ से दादी जी का कोई सामान टूट फूट ना जाए। लेकिन फिर भी ईशा चाहे जितना भी ध्यान रखती, कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता जिससे दादी जी का पारा गर्म हो जाता और वो उसे खरी खोटी बातें सुना देती।
अब धीरे धीरे ईशा को भी दादी के चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव की आदत हो गई थी। यूं ही समय बीता और ईशा एक प्यारे से बेटे गोपाल की माँ बन गई। एक दिन गोपाल के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर सास सुनीता और ईशा दौड़ते हुए पोर्च में आते हैं। क्या हुआ गोपाल, क्यों रो रहे हो बेटा? मम्मा, बड़ी दादी ने मुझे मारा। माँ, आपने 3 साल के बच्चे पर हाथ उठाया? हाँ, उठाया। ये बच्चा है, राक्षस पैदा किया है तेरी बेलक्षणी बहू ने। देख तो मेरी गाड़ी को पत्थर से खरोच दिया। अगर मेरी औलाद ऐसी होती तो मैं तो उसका गला ही दबा देती। दादी जी, आपने एक 20 साल पुरानी गाड़ी के लिए मेरे बेटे को इतना कुछ कहा, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। ईशा अपने आंसू पोंछते हुए गोपाल को गोद में लेकर कमरे में चली जाती है। हद कर देती हूँ माँ, ये गाड़ी खड़ी खड़ी बस धूल खा रही है, उसके लिए बच्चे को बददुआ दिया आपने। तुझे अगर इतनी ही अकल होती ना तो आज घर में सामानों की कद्र होती। अरे तू नहीं तो मेरा 25 साल पुराना गैस लाइटर खराब किया था। तू कौन सा दूध की धुली हुई है? जा पहले घर गृहस्थी को सहेजना सीख। मेरी गृहस्थी का एक एक सामान देख कैसे सहेज कर रखा है मैंने। एक पजामे का नाड़ा तक इधर से उधर नहीं हुआ आज तक। माँ, सामान इस्तेमाल करने के लिए ही होता है, अगर खराब हो जाए तो नया आ जाता है। लेकिन इंसान प्यार करने के लिए होते हैं। अगर एक बार संबंध खराब हो जाए फिर कभी नहीं जुड़ सकते। लेकिन आपने संबंधों की परवाह कभी की है जो आपको ये बात समझ में आएगी? खैर जाने दो, आप इस बात का ध्यान रखना कि कहीं आप अकेली ना रह जाएं अपने सामानों के साथ। सुनीता को पता था कि माँ को इतनी आसानी से बदला तो नहीं जा सकता। फिर भी अपने मन की भड़ास निकालने के बाद वो बहू के पास लौट जाती है। कुछ दिन बीते तो ईशा की दूसरी प्रेगनेंसी की खबर घर में सभी को पता चली। सुनीता बहू के गर्भवती होने की खबर से काफी खुश थी, लेकिन इस बार ईशा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। दिन पर दिन उसका शरीर पीला पड़ रहा था। कुछ दिन बाद पापा, डॉक्टर ने कहा है कि ईशा के अंदर खून की बहुत कमी हो गई है। उसकी हालत बहुत सीरियस है। आज तो वो अस्पताल में ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना होगा और खून की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। बेटा, मेरे पास कैश तो नहीं है, मैं पिताजी से बात करता हूँ। दुकान का सारा हिसाब उन्हीं के पास रहता है ना। पिताजी, बहू की हालत बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने भर्ती कर लिया है। अभी 4 दिन बाद ऑपरेशन होगा, जिसके लिए 4 लाख की जरूरत पड़ सकती है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, आप कुछ इंतजाम कर दो। बेटा, पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन चिंता मत कर, गांव की थोड़ी जमीन बेचकर हम बहू का इलाज करा सकते हैं। अरे मैं कोई अपनी जमीन नहीं बेचने वाली। एक एक पैसा जोड़कर ये जमीन खरीदी थी मैंने। लेकिन बहू की हालत बहुत खराब है, जिद छोड़ दो, जमीन फिर आ जाएगी। बहू को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? मेरी बला से मरे या जिए, लेकिन मैं अपनी जमीन किसी हाल में नहीं दूंगी। दादाजी जानते थे कि दादी के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पोते ईशान को कहीं और से रुपयों का इंतजाम करने के लिए कह दिया। ईशान ने ईशा के मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने रुपए देकर ईशा का इलाज करवाया और ईश्वर की कृपा से ईशा एक स्वस्थ बच्चे को लेकर अस्पताल से घर आ गई। आज तक तो दादी की गलत बातों को परिवार में सभी लोग बर्दाश्त करते आ रहे थे, किंतु ईशा के साथ जो उन्होंने किया था उसके बाद से परिवार का माहौल बहुत ही खराब हो गया था। राजेश हो या ईशान, अब कोई भी निर्मला से बात नहीं करता था। कुछ दिन बाद दादाजी ने दादी का रूटीन चेकअप करवाया तो पता चला कि दादी की किडनी डैमेज हो गई है। अगर कोई उन्हें अपनी किडनी डोनेट करे तो ही उनकी जान बच सकती है, वरना 50 लाख रुपयों की जरूरत पड़ सकती है और महीनों तक अस्पताल में भी रहना होगा। देखिए, आपके परिवार में कोई भी इनको अपनी किडनी डोनेट कर सकता है, बस ऑपरेशन के बाद रिकवरी में लंबा समय लगता है, तो आप लोगों को इनकी बहुत सेवा करनी पड़ेगी। मैं तो अपनी किडनी नहीं देने वाला और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं बाहर से किडनी का कोई इंतजाम करवा पाऊँ। अब तेरा जितना जीवन लिखा है तू तो उतना ही जिएगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? हैं? मत दीजिए आप अपनी किडनी। मेरा बेटा कभी मुझे अपनी किडनी देने से मना नहीं करेगा। मैं अपनी किडनी आपको नहीं दे पाऊंगा माँ।
कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? बेटा सुनीता, तू तो मुझे अपनी माँ की तरह ही समझती है ना? तो मुझे अपनी एक किडनी दे दे। मैं क्यों देने लगी आपको अपनी किडनी? मेरी बहू अस्पताल में थी तो आपने यही कहा था ना कि मरती है तो मर जाए। जब मेरी 25 साल की बहू को आपने मरने के लिए छोड़ दिया था तो आप तो अपना जीवन जी चुकी है माँ जी। डॉक्टर ने कहा है कि अगर इसे किडनी नहीं मिली तो कुछ दिनों में इसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। अब यहाँ कौन इसकी सेवा करेगा? ऐसा करता हूँ, इसे गांव वाले पुराने मकान में छोड़ आता हूँ, वहीं अपने आखिरी दिन बिताएगी और वहीं मर जाएगी। हे भगवान, जीते जी ये कैसा नरक दिखा रहे हो मुझे। इतना बड़ा परिवार होते हुए सबके सब मुझे लावारिस छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तुमने हमें कब छोड़ा निर्मला? तूने ही कभी परिवार को परिवार नहीं समझा। तू सारी जिंदगी सिर्फ सामान, पैसे, सामान, जमीन के लिए हाय हाय करती रही। ना तो तूने कभी बच्चों को प्यार किया और ना ही कभी पोते पोतियों को। इतना ही नहीं, तूने तो अपने पड़ पोते को भी कभी प्यार से सर पर हाथ नहीं रखा। अब जब तूने जीवन भर सामान से प्यार किया है तो जा उन्हीं से अपनी सेवा करा ले, वही तुझे किडनी डोनेट कर देंगे। हमसे कोई भी उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। हमारी बला से तो कल की मरती आज मर जाए। दादाजी की बात सुनकर दादी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन मुझे ऐसे मरने के लिए मत छोड़ो। अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुम सबके साथ रहते हुए ही अपनी आखिरी सांस लेना चाहूंगी। मुझे अकेले वहां मत छोड़ो। दादी के सच्चे पश्चाताप के आंसू देखकर दादाजी उनके पास आते हैं। कोई नहीं मर रहा है, कहीं नहीं जा रही हो तुम। क्या? हाँ, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। ये सब ड्रामा हमने सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि तुमने जीवन भर हमारे साथ कैसा सलूक किया है। अब तुम्हें समझ में आया ना कि परिवार की अहमियत क्या होती है। जिन सामान और रुपयों के लिए तुम जीवन भर मर रही हो, अंत में वो यहीं रह जाएगा। निर्मला, अगर तुम्हारे साथ कुछ जाएगा तो वो है अपनों का प्यार, अपनापन और तुम्हारा अच्छा व्यवहार। आप ठीक कहते हैं, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आज से ये सामान नहीं बल्कि तुम सबको ही अपना मानूंगी। और हाँ, मेरी सारी जमीन बेचकर बच्चों के नाम पैसे जमा कर दो। बुरा वक्त बताकर नहीं आता। दादी ने जीवन में पहली बार कोई अच्छी बात की थी। उनकी बात सुनकर दादाजी को भी यकीन हो गया कि अब शायद दादी जी सुधर ही जाएंगी। एक गांव में 4 भाई महेश, दिनेश, सुरेश और कमलेश रहा करते थे और उनकी एक इकलौती बहन थी। इकलौती बहन अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। उसका नाम था संध्या। दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी और उसका व्यवहार भी अच्छा था। जब संध्या की शादी की उम्र हुई तो उसके भाइयों ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। कमाल की बात यह थी कि संध्या की शादी होने से पहले 4 भाइयों में से किसी ने शादी नहीं की, क्योंकि उन चारों ने कसम खाई थी कि जब तक उनकी बहन की शादी नहीं हो जाती उनमें से कोई भी शादी नहीं करेगा। संध्या के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मुझे लगता है हमें वक्त रहते ही उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, वैसे भी संध्या की शादी की उम्र हो गई है। सुरेश, अगर हमारी बहन की शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी तो हमारी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। सही कहते हो भाइयों, इकलौती बहन है हमारी और वो भी इतनी लाडली। उसकी शादी तो हम धूमधाम से करेंगे। अगले दिन महेश पंडित जी को बुलाकर लाता है। पंडित जी, हमारी बहन के लिए पास के गांव का एक लड़का है, उसका रिश्ता आया है। अरे क्या बात करते हो, तो आप जल्दी से अपनी बहन की शादी कर दो ताकि तुम चारों भी अपनी गृहस्थी बसा सको। सही कहते हैं पंडित जी, अगर हमारी बहन संध्या की शादी अच्छे से हो गई तो हमारी ली हुई कसम भी पूरी हो जाएगी। अच्छी तरह याद है मुझे, तुम चारों में मंदिर में मेरे सामने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हारी बहन की जिंदगी में खुशहाली नहीं आ जाती, उसकी धूमधाम से शादीशुदा जिंदगी शुरू नहीं हो जाती, तुम में से कोई भी शादी नहीं करेगा। और कुछ ही दिनों के बाद चारों भाई मिलकर अपनी बहन की शादी धूमधाम से खूब सारा पैसा खर्च करके
पूरी शानो शौकत के साथ उस लड़के के साथ करवा देते हैं। चारों भाई बहुत खुश थे और संध्या भी डोली में बैठकर विदा हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन एक बुरी खबर आती है और संध्या सफेद साड़ी पहनकर अपने घर लौट आती है। अरे ये क्या, कल तो हमें तुमने दुल्हन के जोड़े में विदा किया था और आज तुम सफेद साड़ी में। क्या बताऊं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं यहाँ से दुल्हन होकर विदा हुई और रास्ते में हुए हादसे में मेरे पति की मौत हो गई। लेकिन तुम इस तरह अकेली क्यों चली आई? तुम्हारे साथ कोई आया क्यों नहीं? मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ, उनके बेटे को खा गई और इसीलिए उन्होंने धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी इतनी हिम्मत! अरे लेकिन अब कुछ भी कहने से क्या होगा? हमारी बहन की जिंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। कितने अरमानों से इसकी शादी की थी, एक दिन भी दुल्हन बनकर नहीं रह पाई हमारी बहन। क्या बताऊं, मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। ऊपर से मेरे माथे पर ये कलंक और लग गया कि शादी होते ही मैं अपने पति को खा गई। अब क्या होगा मेरा? तो चिंता मत कर बहन, तेरे 4 भाई अभी जिंदा है, वो तुझे कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। परेशानी की बात तो ये है कि मेरी वजह से आप चारों ने इतने सालों तक शादी नहीं की और मैं एक ही दिन में फिर से विधवा होकर लौट आई। अब क्या होगा? चारों भाई फिर से पंडित जी को इस समस्या का उपाय निकालने के लिए बुलाते हैं। देखो, तुम चारों की कसम के अनुसार जब तक संध्या की जिंदगी खुशहाल नहीं हो जाती तुम शादी नहीं कर सकते। पंडित जी, लेकिन मेरे विधवा होने का खामियाजा मेरे भाई क्यों भुगतेंगे? आप इन लोगों से कहिए कि ये शादी कर लें। नहीं संध्या, तुम्हारे भाइयों ने अगर ये कसम तोड़ी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पंडित जी, अभी भी क्या अच्छा हुआ है? मेरी ना सही, कम से कम मेरे भाइयों की जिंदगी तो खुशहाल रहनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी बहन कहती है तो तुम चारों भी शादी कर लो। नहीं, मैं अपनी बहन को इस तरह दुख में देखकर शादी नहीं कर सकता। मेरी बहन आंसू बहाती रहे और मैं शादी करूं, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। यहाँ मेरी बहन शादी का जोड़ा छोड़कर सफेद कपड़ों में घूमती है, वहां मैं दुल्हन घर लेकर आऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, जब तक इसकी जिंदगी अच्छी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगा। संध्या अपने भाइयों को समझा कर थक जाती है, लेकिन उनमें से कोई भी शादी करने को तैयार नहीं होता। चारों भाई अपनी बहन को रोते और परेशान होते देखकर बहुत दुखी रहने लगते हैं। वो बस दिन रात यही सोचते हैं कि किसी तरह से संध्या की जिंदगी को फिर से अच्छा किया जाए, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता। एक दिन उन 4 भाइयों के घर उनके पड़ोसी आते हैं। संध्या के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन एक बात थी जो तुम लोगों को बतानी थी। किस बारे में बात करनी थी भाई? अब बात करने को बचा ही क्या है, हमारी बहन की जिंदगी तो खराब हो गई। अरे भाई, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। यहाँ तुम अपनी बहन के विधवा होने का दुख मना रहे हो, वहाँ जिस लड़के के साथ तुम्हारी बहन की शादी हुई थी ना, उन लोगों के घर तो कुछ अलग ही ठाट बाट है। भला घर के बेटे की मौत होने पर कोई इतनी खुशियां मनाता है? क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा है तो फिर हमें पता लगाना चाहिए, कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ तो नहीं। इसीलिए तो तुम्हारे घर आया हूँ, जाकर पता करो आखिर माजरा क्या है। अपने पड़ोसी के कहने पर चारों भाई चुपचाप पास वाले गांव में जाते हैं और अपनी बहन के ससुराल वाले घर पर नजर रखते हैं। अरे भाई, हमारा पड़ोसी तो सही कह रहा था, यहाँ पर तो सब लोग इतने खुश नजर आ रहे हैं। मुझे भी कुछ गड़बड़ लगती है, हमें इन लोगों पर नजर रखनी होगी। अरे वो देखो, ये तो वही लड़का है जिसके साथ हमने अपनी बहन की शादी की थी। अरे लेकिन वो तो मर गया था ना। नहीं, हमें जाकर पता करना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। चारों भाई मिलकर चुपचाप उस लड़के को पकड़कर अपने घर ले आते हैं। छोड़ दो, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? छोड़ो। अरे कौन हो तुम लोग का क्या मतलब? और तुम तो एक्सीडेंट में मर गए थे ना, फिर जिंदा कैसे हो गए? तुम्हारी मौत की वजह से तुम्हारे घर वालों ने मुझे मनहूस कहकर जिंदगी भर का कलंक मेरे माथे पर लगा दिया। मुझे माफ कर दो, मैं अपने घर वालों की साजिश का शिकार हुआ हूँ। अब सीधे सीधे बताओ बात क्या है। मेरे घर वाले पहले से जानते थे कि आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं,
और उसकी शादी में खूब सारा रुपया पैसा खर्च करेंगे, इसलिए उन्होंने मेरी शादी आपकी बहन से करवा दी। तो उसके बाद तुम्हारी मौत का नाटक करने की जरूरत क्या थी? मैं ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वाले फिर से मेरी शादी किसी पैसे वाली लड़की के साथ करवा कर उनके पैसे ऐंठना चाहते थे। उन्होंने मुझे धमकी दी, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे घर से निकाल देंगे। अच्छा, तो ये बात है। चलो कोई नहीं, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन अब तुम्हें हमारी बहन को पत्नी की तरह अपने साथ रखना होगा, वो भी एकदम खुशी खुशी। मैं अपने घर वालों को जाकर सबक सिखाऊंगा और अपनी पत्नी को हमेशा अपने साथ रखूंगा, वो भी पूरे प्यार और सम्मान के साथ। अपनी बहन की जिंदगी में खुशियां वापस आने के बाद चारों भाई बहुत खुश थे। आखिर उनकी लाडली बहन के चेहरे पर मुस्कुराहट जो लौट आई थी और उसके बाद उन चारों ने भी शादी कर ली। एक बार की बात है, विशाल की पत्नी आशा अपने घर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। वो बहुत ही मुंहफट थी। आशा या तो पूरे टाइम फोन में लगी रहती या पार्टी अटेंड करती रहती। अरे आशा, मेरा पर्स कहाँ है? मुझे क्या पता, वहीं रखा होगा। अरे नहीं मिल रहा, प्लीज आकर देखो ना। मैं एक बार में एक ही काम कर सकती हूँ, समझे? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता होता है कि मेरी कौन सी चीज कहाँ रखी होती है। जरूरी है कि सब मैं ही पता रखूं, हैं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ, तो क्यों कर रहे हो? मत करो ना मुझसे बात। आशा अपने फोन पर किसी से चैट करने लग जाती है। ये विशाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी बीवी उसका ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती थी। ना तो वो उसकी कोई बात मानती थी और ना ही घर का कोई काम ठीक से करती थी। सुनो, आज पिताजी का चेकअप कराना है, उनको लेके जाना है। अरे आज मुझे पार्टी में जाना है, मैं कल ले जाऊंगी। अरे पिताजी का डॉक्टर को दिखाना ज्यादा जरूरी है ये तुम्हारी पार्टी? अरे आपको नहीं पता कि मैं कितना ख्याल रखती हूँ बाबूजी का। मुझे पता है कि कब दिखाना है डॉक्टर को, आप चिंता मत कीजिए। आशा की ये सब लापरवाहियां और आलसपन देख के उसकी स्वर्गवासी सास को बड़ा गुस्सा आता था। फोटो में आशा की सास गुस्सा करती है। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं होती। आशा सुबह उठती है और उसे अपने अंदर कुछ फर्क नजर आ रहा होता है। सुनिए जी, मेरा बदन एकदम टूटा टूटा सा लग रहा है। क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शरीर में जान ही नहीं बची। आशा बहुत ही परेशान थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। ना ही वो कहीं ठीक से बैठ पा रही थी और ना ही ठीक से चल पा रही थी। मम्मी मम्मी कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। आशा जैसे ही किचन में जाती है तो देखकर दंग रह जाती है कि जो खाना उसने बनाया था वो गायब हो गया था। अरे खाना कहाँ चला गया? ओफो, इतना दर्द हो रहा है घुटनों में। मम्मी खाना दो ना प्लीज। हाँ बेटा, अभी बनाती हूँ। आशा सोच ही रही होती है कि तभी उसे बाबूजी की आवाज सुनाई देती है। अरे आशा बेटा, पानी पिला दे एक गिलास, खत्म हो गया है यहाँ पर। जी जी बाबूजी, अभी लाई। आशा बाबूजी के लिए पानी लेकर जाती है और जैसे ही टेबल पर रखती है तो चौंक जाती है। अरे बहू, खाली गिलास क्यों लेकर आई हो? नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो पानी लेकर आई थी। पता नहीं कैसे, ये मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरी कमर। आशा अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि पूरा कमरा बिगड़ा हुआ है। किचन में जाके देखती है तो सारे बर्तन गंदे पड़े होते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। इतने में उसका फोन बजता है। हेलो। अरे सुनो, आज ना घर पर मेरे कुछ पुराने दोस्त आएंगे तो प्लीज खाना तैयार कर लेना। अरे नहीं नहीं, आज नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो कोई नहीं, दवाई खा लो, पर प्लीज दोस्तों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझी? अरे पर सुनो तो। विशाल फोन कट कर देता है।
ये सुनते ही आशा परेशान हो जाती है कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और घर भी इतना गंदा पड़ा है। धीरे धीरे पहले वो पूरा घर साफ करती है और बाद में खाना तैयार करती है। चलो, टाइम पर सारा काम तो खत्म हो गया। आशा खुश हो ही रही होती है कि उसका फ़ोन बजता है। हाँ आशा, मुझे ना आने में आज थोड़ा लेट हो जाएगा। लेट हो जाएगा? ये क्या कह रहे हो? आपके दोस्त आएंगे ना, उनका स्वागत कौन करेगा? दोस्त? कौन दोस्त? अरे आपका ही तो फोन आया था ना दोपहर में कि आपके दोस्त आने वाले हैं घर पर। आशा, मैंने तो ऐसा कोई फोन नहीं किया। फोन नहीं किया? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, अभी मुझे जाना है, बहुत काम है, बाद में बात करते हैं, बाय। आशा सब सोचकर रोने लगती है और उसकी कमर में भी दर्द हो रहा होता है। तभी उसके अंदर से उसकी सास की आत्मा निकलती है। आशा उन्हें देखकर डर जाती है। सासू माँ। हाँ, मैं। आशा, डरो मत। आशा जैसे ही खड़ी होती है, देखती है कि उसके घुटनों का दर्द जा चुका है। ये सब मैंने ही किया सुबह से, और विशाल बनकर मैंने ही कॉल किया था। लेकिन क्यों सासू माँ? क्योंकि तुम अपने परिवार का ख्याल नहीं रखती, इतनी लापरवाही करती हो, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझती। आशा को ये सब सुनकर दुख होता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास भी होता है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा सारा परिवार हंसी खुशी जीवन बिताए। जी सासू माँ। बहू को सबक सिखाकर सासू माँ फोटो में वापस लौट जाती हैं और अब आशा पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने घर का काम करने लगती है और सबका ख्याल भी रखती है। शीना की नई शादी हुई थी। उसकी सास सरला उससे हर बात में बराबरी करती रहती थी। उसे शीना की तारीफ सुनना या करना दोनों ही बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे वाह बहू, आज तुमने पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। थैंक यू पापा जी। इतने भी कोई अच्छे नहीं बने हैं, तभी तो राहुल ने 2-4 ही खाए। वो तो मम्मी जी राहुल डाइट पर है ना, इसलिए। अब जुबान मत लड़ा, जरा से पकोड़े क्या बना लिए, खुद को बहुत होशियार समझ रही है। अरे सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो बेचारी पर? आप चुप करो जी, और इसकी झूठी तारीफें करना बंद करो। ये भी कोई पकोड़े हैं? पकोड़े तो मैं बनाती हूँ, बढ़िया जायकेदार। कुछ दिन बाद सरला का पूरा परिवार किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाता है। अरे वाह सरला, तेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। कहाँ दीदी, थोड़ा मेकअप करके ठीक लगती है। इसमें वो सुंदरता नहीं है जो मुझ में थी अपनी जवानी के दिनों में। तू भी ना। शीना बेटा, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू आंटी जी। ज्यादा खुश मत हो, ये भी तो बता कि राहुल की पसंद की साड़ी है। अब इसे क्या पता कि कब क्या पहनना चाहिए। वैसे मेरी साड़ी कैसी है? अब वो भी अच्छी है, तुम्हारी भी अच्छी है। यहाँ से निकलने में ही भलाई लगती है। अगले दिन देखा राहुल, माँ जी कैसे सबके सामने मुझे बेइज्जत करती रहती है। तुम इन सब बातों को माइंड मत किया करो, माँ का स्वभाव ही ऐसा है, उन्हें किसी की भी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता। अरे पर मैं कहाँ तारीफ करने के लिए कह रही हूँ, पर इस तरह बार बार नीचा दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे छोड़ो भी शीना। कुछ दिन बाद, अरे सरला, इस बार कॉलोनी में सास बहू की जोड़ी का डांस कंपटीशन है। तुझे और शीना को भी हिस्सा लेना है। वाह, फिर तो मजा आएगा आंटी। काहे का मजा? अकेले का होता तो मैं सब पर भारी पड़ती। अब
ये मेरी बहू तो बस हाथ पैर हिला लेती है। हम कहाँ जीत पाएंगे जी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं खूब प्रैक्टिस करूंगी, हम जरूर जीतेंगे। अगर जीते भी ना तो वो मेरी बदौलत होगा। हाँ। सास बहू दोनों तैयारी में जुट जाते हैं। 15 दिन के बाद वो एक गाने पर डांस तैयार कर लेते हैं। कुछ दिन बाद, अब कंपटीशन में बस 2 दिन रह गए हैं मम्मी जी। हाँ हाँ, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि मेरे सामने तू फीकी ना लगे। जी मम्मी जी। अच्छा, मैं जरा मंदिर होके आ रही हूँ, खाना बना के रखना। घर के बाहर से रोने की आवाजें आती हैं। हाय, मैं मर गई, ये क्या हुआ? हाय, कोई मुझे उठाओ। हाय। मम्मी जी, ये क्या हुआ? तूने ही कुछ उल्टा सीधा किया होगा, इसी से मेरा पैर फिसल गया। आय 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 आय। ओ मम्मी जी, चलिए अंदर चलिए। हाय, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, मोच आ गई है। अब चलिए अंदर, मैं मालिश कर दूंगी मम्मी जी। देख कर चला करिए माँ, अब कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है आपको। अरे ये सब तेरी बीवी की वजह से हुआ है। मैंने क्या किया मम्मी जी? वो कुछ मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा तूने। अगले दिन, मुझे नहीं लगता इस डांस में मैं हिस्सा ले पाऊंगी, कल तू अकेली ही डांस कर लेना। आपके बिना बिल्कुल मजा नहीं आएगा मम्मी जी। मजा तो तुझे खूब आएगा, बस तू जीत नहीं पाएगी। पर अब क्या कर सकते हैं। अगले दिन शीना डांस कंपटीशन जीत जाती है। आज की विनर है शीना, जिन्होंने अपनी डांस पार्टनर अपनी सास के न होने पर भी जज्बा बनाए रखकर सबसे अच्छा डांस किया। जरूर इन निकम्मे जजों से कोई गलती हुई होगी। शीना जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं ये ट्रॉफी उनको देना चाहती हूँ जो इसकी असली हकदार है। मेरी माँ जैसी सास, मेरी मम्मी जी। उन्होंने मुझे कदम कदम पर गलतियां बताई, जिनमें सुधार करके मैं बेहतर बन पाई। उन्होंने ही ये डांस भी तैयार करवाया। अगर वो आज मेरे साथ डांस करती तो आप सब उनको देखते ही रह जाते, पर उनके पैर में चोट लगने के कारण वो आज स्टेज पर नहीं आ पाई। ये सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शीना स्टेज से उतरकर सरला के पैर छूती है और उसे ट्रॉफी देती है। जुग जुग जियो बहू रानी, मुझे माफ कर देना शीना। किस बात के लिए मम्मी जी? तू सब समझती है, मुझे और शर्मिंदा मत कर। आज तूने मुझे माँ जैसी सास कहा है, अब मैं तुझे माँ ही बनकर दिखाऊंगी। हाँ। शिक्षा हमें हर परिस्थिति में स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि दूसरों से बराबरी।